खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 107 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3124 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 181 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से इंदौर में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1681 हो गई है। इनमें से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 491 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में अब तक 597 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 19 की मौत हो चुकी है, जबकि 331 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा विदिशा में 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से सभी 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन में 184 पॉजिटिव केस, 40 की मौत और 40 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहाँ की अगर बात करें तो 2 की मौत हो चुकी है और 15 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। ग्वालियर में कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इनमें से 6 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। शरद व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, लगातार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ा अब 3000 के पार पहुंच गया है। अपडेट क्या है आपके पास? तो देखिए, 3000 के पार आंकड़ा हो चुका है और मरने वालों का आंकड़ा भी 170 के ऊपर निकल चुका है। इंदौर में 81 लोगों की मौत हुई, उज्जैन में 40 लोगों की मौत हुई, जबकि भोपाल में 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बेहतर आंकड़ा समझ में आता है जब 900 लोग स्वस्थ होकर बाहर निकले हैं। इसमें एक्टिव मरीजों की बात कर ले तो तकरीबन 1400 के आसपास एक्टिव मरीज है। बाकी अभी गंभीर अवस्था में कुछ एक मरीजों की संख्या करीब 40 से 50 गंभीर मरीज हैं। इसके अलावा स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तो अभी तक का ये आंकड़ा है और इस आंकड़े को बेहतर करने के लिए और भी ज्यादा सुविधाएं की जा रही है। इंदौर की खासतौर पर बात इसलिए करनी होती क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं और दूसरे नंबर पर भोपाल है। अमेरिका से या विदेशों से कुछ विशेष मशीन्स बुलवाई गई है, जिसके माध्यम से जो टेस्ट है उसके अंदर गति आ सके। तो 1 से 2 दिनों में वो मशीन्स यहाँ पर पहुंच जाएगी और उसके बाद जो लगातार जो पेंडिंग टेस्ट है वो भी होने लगेंगे और उसके बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने की बात भी यहाँ पर जिला प्रशासन ने कही कि आने वाले 15 दिनों में 10 दिनों से 15 दिनों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और जो मरीजों का आंकड़ा है पूरी तरह से कम होने लगेगा। इंदौर की बात करें 32 लाख के आसपास इंदौर की जनसंख्या है। 28 लाख के आसपास इंदौर की जनसंख्या है और 23 लाख के आसपास भोपाल की जनसंख्या है। 27,51,000 अभी तक पूरे टेस्ट हो चुके हैं, सर्वे हो चुका है, जिसमें तकरीबन बोल सकते हैं कि इसमें 4 लाख से ज्यादा परिवार है और 8,000 अभी भी जो है लोग ऐसे हैं जो डेंजर जोन में है, यानी कि गंभीर रूप से पूरी तरह संक्रमण से ग्रसित पाए गए हैं। 500 लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के बीच में लगातार रहे कोरोना पॉजिटिव के बीच में, इसलिए उनको पॉजिटिव कोरोना भी हुआ है। भोपाल में भी तकरीबन 14 लाख लोगों का अभी तक सर्वे हो चुका है। कुछ सर्वे और बाकी है जो भी 1 से 2 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। तो जो सर्वे जो मेन चीज होती है वो ही करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कितने लोग अभी बाकी हैं और कितने लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। तो सर्वे का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तो स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें जो पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, तो उसको लेकर अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो किस तरह से आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कौन कौन सी जगह है जहां पर काफ़ी ज़्यादा छूट मिली है, दुकानें खोली जा रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रेड जोन में है वो जगह और वहां पर किसी भी तरह की कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, खासतौर पर आगरमालवा की बात करें या फिर हम ग्वालियर चंबल के क्षेत्र की बात करें या फिर हम मंडला डिंडोरी की बात करें, उन जगहों पर खासतौर पर जो ग्रीन जोन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वहाँ पर छोटी छोटी जो दुकानें होती है, एकल व्यापारी जो होते हैं जिसको छोटे व्यापारी कहा जाता है, उन्होंने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी, संस्थान खोलना शुरू कर दिए, ताकि जो व्यापार का एक क्रम है वो चलना शुरू हो जाए। लेकिन जो बड़े शहर है जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धार है, उज्जैन है, देवास है, इन जगहों पर अभी किसी प्रकार की भी इस तरह की गतिविधियों को अभी संचालित करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि रेड जोन में 9 जिले आते हैं। तकरीबन 19 जिले जो ऑरेंज जोन में आते हैं, इसमें कुछ रियायत जरूर दी
गई है और ग्रीन जोन में तकरीबन 23 जिले हैं, इसमें कुछ छूट दी गई है। लेकिन एक चिंता का विषय बनता है, तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर बनता है और इससे निपटने के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में और स्थिति अभी बिगड़ने की संभावना पूरी जताई जा रही है, अन्य प्रदेशों में भी और अन्य मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी। तो इस तरह के हालात है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार इस पर अपना संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, राज्य शासन हर संभव प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और जो टेस्टिंग का काम है उसको बेहतर तरीके से जल्द निपटाया जा सके, ताकि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या का एक आंकड़ा, मोटा आंकड़ा जो टेंटेटिव आंकड़ा, वो राज्य शासन को मिल सके, ताकि उस आधार पर व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश कर सके। हालांकि इस बीच में जो आर्थिक गतिविधियों संबंधित जितने भी चीजें हैं, उद्योगों की बात कर ले, दुकानों की बात कर ले, तो इन जगहों पर छूट दे दी गई। खासतौर पर शराब की दुकानों को लेकर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट दी गई है। खासतौर पर ग्रीन जोन की बात इसलिए क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं, इसलिए ग्रीन जोन में छूट दी गई है कि वहां पर शराब की दुकानें खुली जा सकती है सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक। इन बड़े शहरों में जो नो रेड जोन शहर हैं उनमें शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि हम बात करें आंकड़ों की भी, तो एक राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 2 महीनों में तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है आबकारी विभाग को इन शराब की दुकानों को नहीं खोलने की वजह से। और इन 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में जहां अलग अलग राज्य करोड़ों रुपए में इनकम कर रहे हैं शराब बिक्री करके, वहीं मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें ठेकेदारों ने नहीं खोली, जिसकी वजह से भी एक नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरह से देखा गया कि किस तरह से पूरा देश जब लॉकडाउन था, मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं उन्हीं परिस्थितियां उसी तरह की थी, अर्थव्यवस्था और राजस्व को काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहां पर देखने को मिला। इन सब के बीच कुछ ऑफिसेज भी खोलेंगे क्या आपसे? माफ कीजिए, कुछ ऑफिस, मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल, कुछ दफ्तर खोलने की भी इजाज़त दी गई है क्या सरकार की तरफ से? मध्य प्रदेश की बात करें। जी डेफिनेटली बिल्कुल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ भी एक प्रोसेस शुरू कर दी, जहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको भी खोलने की अनुमति मिली है। उनमें 30% जितने भी जो कर्मचारी जो प्रमुख पद पर होते हैं, जो बड़े पद पर होते हैं, उनको इसमें अनुमति दी गई है। उनको कहा गया है कि वो यहाँ पर आए और काम अपना शुरू करें। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में छोटी जगहों पर जिसमें कॉल सेंटर्स होते हैं और जो दैनिक काम के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको अनुमति दी गई, लेकिन उनमें भी इसी प्रकार का नियम कायदे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी आधार पर उनको फॉलो करना होगा और फॉलो करने के साथ साथ ही उसी गाइडलाइन के आधार पर अपने कर्मचारियों की व्यवस्था भी उन्हें करनी होगी। उद्योगों में भी सेम चीज़ दिखाई गई है, ऑफिस में भी सेम चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर हो, उन सभी में इस तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के निर्देशित किया गया। हालांकि रेड जोन में किसी प्रकार के ऑफिस ओपन करने की कोई भी अभी तक निर्देश नहीं दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना को रीलॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस योजना को लॉन्च करते हुए ये योजना गरीबों को उनके जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तक फायदा पहुंचाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब हम महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में लोगों की जिंदगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि संबल योजना के तहत प्रदेश सरकार 12वीं क्लास में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने वाले 5000 छात्रों को 30,000 रुपए का पुरस्कार देगी। सरकार ने सुपर 5000 नाम से एक योजना की शुरुआत की है जो कि संबल परिवार के बच्चों की मदद करेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन कल्याण संबल योजना के तहत लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी जब इस योजना पर रोक लगा दी गई थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवास में एपीएल के राशन कार्ड की एंट्री कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि कलेक्टर परिसर में काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 29 अप्रैल से राशन कार्ड की एंट्री का काम चल रहा है, जिसके तहत लोगों की रोज भीड़ होती है। वहीं अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए भी कहा गया था, लेकिन पुलिस अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ
सामान्य वर्ग लोगों को राशन मिलने के लिए यहाँ पे एंट्री हो रही है, इसीलिए खड़े सर। तो उस एंट्री से क्या रहेगा, यानी क्या राशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मुख्यमंत्री द्वारा कुछ ऐसा बताया गया है क्या राशन आपको? मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को सूचना दी गई है कि किराने की दुकान से आप लोगों को राशन दिया जाएगा 3 महीने का। अच्छा, आप कब से खड़े लाइन में? हम तो सुबह 9 बजे के खड़े हुए। क्या नाम है आपका? वंदना रघुवंश। बेगमगंज में महाराष्ट्र औरंगाबाद से आ रहे करीब 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों से भरा वाहन पलट गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंचकर सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मैजिक वाहन है, मजदूरों को लेके आ रहा था, गैरतगंज से राहतगढ़ जा रहा था। उसकी सूचना मिली कि ये माला पेट्रोल पंप के पास पलट गया है। उस सूचना पे तहसीलदार महोदय तो हम लोग सभी आए, घायलों को भी अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है एम्बुलेंस से। लगभग कितने मजदूर सर? लगभग 25 मजदूर होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन ने लॉकडाउन के चलते बाकी राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन श्रमिकों को रेल के जरिए छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने 8 रेलवे स्टेशन, जिनमें से बिलासपुर, चंपा, बिलासपुर, जगदलपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिविजनल रेलवे मैनेजर को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का आकलन करने को कहा है। रेलवे स्टेशनों पर रिसीव कर रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार होल्डिंग एरिया में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद सभी को घरों के लिए भेज दिया जाएगा। और चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीम 11 के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं यहां पर, जहां आपको बताते हैं हर दिन ये बैठक की जाती है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाती है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर योगी आदित्यनाथ टीम 11 को लेकर बैठक कर रहे हैं। टीम 11 के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ ये बैठक हो रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीम 11 के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो बाहर मजदूर फंसे हैं उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी घर वापसी हो रही है, इसको लेकर हर रोज टीम 11 की बैठक में चर्चा की जाती है। कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा की जाती है। रोज ये बैठक होती है और ये तस्वीरें हैं फिलहाल जहाँ पर फीडबैक भी लिया जाता है कि क्या कुछ किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार बैठक में अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाता है। किस डिपार्टमेंट के अधिकारी को कौन सा काम दिया गया है, उस काम पर कितना अभी तक वो काम हो पाया है, इसको लेकर भी रोज़ बातचीत होती है। तो यूपी के सीएम की अध्यक्षता में टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर जहां पर यूपी के सीएम बैठक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर टीम 11 की ये बैठक चल रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और बात करेंगे कुछ और खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज चर्चा करेंगी। सोनिया गांधी कोरोना वायरस के चलते देश में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के हालातों का जायजा लेंगी। देश में लॉकडाउन 1.0 के बाद से ही कांग्रेस प्रवासी मजदूरों और गरीबों की दशा पर खास ध्यान दे रही है। कांग्रेस के मुताबिक अनियोजित लॉकडाउन से ये वर्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च उठाएगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी।
सोनिया गांधी सीएम भूपेश बघेल के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगी। लॉकडाउन 3.0 के बाद हालात का जायजा लेंगी कि किस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सीएम से जानकारी लेंगी सोनिया गांधी। लॉकडाउन 3.0 के बाद हालात का जायजा लेंगी। तो लॉकडाउन 1 से ही अगर हम बात करें, कांग्रेस यानी कि विपक्ष जो लगातार गरीब मजदूर वर्ग की दशा को लेकर तमाम सवाल भी सरकार से खड़े कर रहा है, तो इसको लेकर आज लॉकडाउन 3.0 के बाद हालात का जायजा लेंगी सोनिया गांधी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बातचीत करेंगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज चर्चा करेंगी। सोनिया गांधी कोरोना वायरस के चलते देश में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ के हालातों का जायजा लेंगी। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरह से देखा जाए आज सीएम भूपेश बघेल के साथ सोनिया गांधी बातचीत करेंगी और लॉकडाउन अगर 3.0 की बातचीत करें तो उसमें किस तरह का क्या कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ की, उसको लेकर जायजा लेंगे। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, राजनीतिक लिहाज से, कोरोना के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में मजदूरों की यात्रा में टिकट का मसला हो या फिर मजदूरों के भुगतान का मसला हो या जो मजदूर छत्तीसगढ़ के मजदूर बाहर काम कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव का मसला हो, अक्सर भूपेश बघेल ने उन मजदूरों को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है कांग्रेस पर, बीजेपी पर, कि यहाँ के मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको ठीक से खाना नहीं दिया जाता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने मजदूरों को लेकर, एक किसानों को लेकर अभी हाल में उन्होंने जो एक खरीदी की एक नई योजना लेकर आई है, जहाँ पर उनको उचित मूल्य के आधार पर उनकी धान खरीदी या उनकी जो फसलों की खरीदी की जाएगी, तो उसको लेकर अभी सोनिया गांधी से उनकी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह से राज्य फंड को लेकर क्राइसिस में है, काफी बार भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है कि सरकार को एक आपदा प्रबंधन के तहत एक राहत पैकेज दिया जाए जिससे यहाँ की इकोनॉमी और दूसरी व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। हालांकि जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य सरकार और सोनिया जी के बीच में क्या बातचीत हुई। बिल्कुल, और बिल्कुल साथ ही जिस तरह से देखा जाए लॉकडाउन 1 की बात करें तब से कांग्रेस विपक्ष कहीं ना कहीं मजदूरों और जो किसान वर्ग है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो दशा, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। फाइनेंशियली बात करें तो पूरा देश लॉकडाउन होने की वजह से जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं छिन गया है। तो उससे अगर हम बात करें तो पहले से ही कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से लॉकडाउन 1 से ही। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ का एक जो 40% एक ऐसा तबका है जो मजदूरों के लिए या तो किसान फसलों पर आश्रित होता है या मजदूरों के लिए बाहर जाते हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, मजदूर बाहर फंसे रह गए, किसानों को जो उनको बोनस मिलना था, जो सरकार बनने से पहले घोषणा की थी, वो बोनस पर भी काफी असर हुआ है, फसल को लेकर भी काफी असर हुआ है। मजदूर बाहर थे, हालांकि उन मजदूरों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है मजदूरों और किसानों को लेकर। दोनों ही ये राज्य हमेशा से बीजेपी सरकार पर, केंद्र में बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है और काफी दिक्कतें हो रही है। किसानों के लिए भी काफी चिंता का विषय है कि जो इस वर्तमान के दौर पर जो उनको फसल होनी है या उनको जो खाद बीज मुहैया कराना है वो भी कहीं ना कहीं बहुत देर हो रही है। ऐसे में सरकार की चिंता लाजमी है और खासकर इकोनॉमिकल भी प्रभाव पड़ रहा है कि जिस तरह से अभी कुछ दिनों से केंद्र सरकार ने यहाँ पे शराबबंदी जो थी उसको ओपन किया है, तो कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन का सामने आया है, काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है। और जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो भी चिंता का विषय है। तो निश्चित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान कुछ न कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शराब प्रेमियों की सहूलियत और दुकान में भीड़ कम करने के लिए उसकी घर पर भेजने की सेवा यानी कि होम डिलीवरी शुरू कर दी है।
शराब के शौकीना मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 मई से सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी का पालन करते हुए राज्य की शराब दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। राज्य शासन ने सामाजिक दूरी और कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से घर पर शराब ऑनलाइन भेजने की अनुमति दी है। शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने, सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी के पालन को देखते हुए डिलीवरी बॉय शराब घरों तक लेकर पहुंचेगा। ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर विपक्ष की बीजेपी पार्टी ने सवाल करने भी शुरू कर दिए। विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।